हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम पेपर सेकंड का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा आज का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये मेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 2019 का जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए ये पेपर सेकंड में पार्ट बी है। जो पेपर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका बी में जो 9th यूनिट है वो उसमें इसका टॉपिक का उल्लेख है। और जो 2020 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्री और मेंस, तो प्री में जो ये है 10th यूनिट में दिया हुआ है और मेंस में ये पेपर 2 का पार्ट ए है, उसके यूनिट 2 है। तो आपका ये टॉपिक मैं पूरा कवर कराने वाली हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी मैं आपको पूरा कराऊंगी। इस एक वीडियो से आपका जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपको मेंस में इसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका इसके प्री के जो फैक्ट हैं वो भी क्लियर होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है अभी तक इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से आए हैं, किन किन शब्दों में पूछे गए हैं। इससे आपको एक क्या है थोड़ा विज़न मिल जाएगा कि हाँ किस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो हमें ये टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। प्री और मेंस दोनों का ही कवर होगा। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया है 2015 में 300 शब्दों में। क्वेश्चन क्या है हमारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये आया था कहाँ, 2015 में। कितने शब्दों में आया है, 300 शब्दों में। जब ये वीडियो ख़त्म होगा लास्ट तक, तब तक आपकी जो ये क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ प्री में और मेंस में आए हुए हैं वो लास्ट तक वीडियो ख़त्म होते होते आपके पूरे फैक्ट्स और डाउट्स जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में महालेखा परीक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आया है कितना, 100 शब्दों में। 2015 में आया हुआ है। तो देखिए 2015 में ही 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ये, एक बार 300 शब्दों में और एक बार 100 शब्दों में। आगे पढ़ते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन आया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक व महालेखाकार की निष्पक्षता व स्वायत्तता हेतु कोई भी 2 संवैधानिक रक्षा कवच लिखिए। 30 शब्दों में आया है 2017 में। जिसको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी है, क्योंकि मेरे चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही नोट्स मिलते हैं जो भी परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। क्वेश्चन है, राइट एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर द ऑटोनॉमी एंड इम्पैरिटी ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आया था 2017 में 30 शब्दों में लिखने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में संसदीय लोकतंत्र में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 300 शब्दों में आया है, ये 2018 में। आप देख रहे हैं कि ऊपर से ये कंटिन्यू 15 में आए 2 क्वेश्चन, 16 में नहीं है बट 17 में है, फिर 18 में भी आया है ये क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। क्रिटिकली evaluate the role of the comptroller and auditor general in parliamentary democracy in India। तो ये क्वेश्चंस थे जो अब तक आए हैं। इतने ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक, लास्ट 5 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। पेपर 2 के खंड ब का 9th यूनिट या 9th जो टॉपिक है उसमें CAG का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस आए हैं। देख सकते हैं ये नंबर एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेंस को क्लियर कर इंटरव्यू में पहुंचने के लिए। तो ये वीडियो के लास्ट तक आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये आप देख रहे हैं लोगो, ये हमारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का है, जिसका जो मोटो है वो क्या है, जिसका ध्येय वाक्य है वो है लोक हितार्थ सत्य निष्ठा। देखकर हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है कि हाँ हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। कई बार टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं कि किस टॉपिक को कहाँ पढ़ा है। तो आपको ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत हेल्प करेंगी आगे टॉपिक को रिलेट करने में। आगे देखते हैं हम।
हम इस टॉपिक को आज क्यों पढ़ रहे हैं सडनली? अगर आप जानते हो, करंट न्यूज़ देखते हो, तो आपको पता होगा जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, है ना, जो पहले कहाँ थे? ये हमारे जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश था पहले, उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेकिन हम आज क्यों पढ़ रहे हैं CAG को? क्योंकि इन्हें कल ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार सौंपा गया है। तो इसीलिए हम CAG को आज पूरा डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि 2019 और 2020 दोनों के ही सिलेबस में CAG है। यहाँ पे एक बार फिर से आप देख सकते हैं 2019 की जो मुख्य परीक्षा का पेपर 2 है, उसका सेकेंड का B जो है उसमें 9th में है, और 2020 में प्री में यूनिट 10 है। पूरी यूनिट 10 जो है उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है आपको CAG का। यूनिट 10 में प्री के लिए कंप्लीट होगा, इससे आपका सारे फैक्ट क्लियर होंगे। और जो मेंस का है उसमें पेपर 2 का जो पार्ट A है उसमें यूनिट 2 दी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना। देखते हैं कि क्या है, कहाँ से आया है ये टॉपिक और हमारे संविधान में इसका क्या महत्व है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमानित खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये कथन है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो उन्होंने CAG के बारे में कहा। CAG की महत्ता को दर्शाने के लिए उन्होंने ये वाक्य कहे थे। देखते हैं आगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तीन प्रेसिडेंसियों के लेखा जोखा का परीक्षण के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। कब बना? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों का लेखा जोखा का परीक्षण के उद्देश्य से। कौन सा उद्देश्य था? तीनों प्रेसिडेंसियों के लेखा जोखा के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। कौन? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। लेकिन उस समय से महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना था? महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता था। कब? 1857 में। ये जो वर्तमान नाम हम पढ़ रहे हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कब आया? इसकी पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे आगे। महालेखाकार का कार्यालय 1858 में स्थापित किया गया। 1857 में पद बना महालेखा परीक्षक का, जिसको बोला। उसके बाद कार्यालय बना 1858 में, जिस वर्ष अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लिया था। कब? 1858 में। तो क्या बना वहाँ पे? महालेखाकार का कार्यालय। आते हैं 1860 पे। 1860 में सर एडवर्ड ड्रम्ड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। क्लियर? जैसे जैसे ख़त्म होगा आपके ये डाउट्स और क्लियर होते जाएंगे कि नाम कब था, फिर कब चेंज हुआ और फिर वर्तमान नाम कब आया। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया। फिर चेंज हुआ 1866। आगे आते हैं 1884 में इस पद को पुनः नामित किया गया। क्या कर दिया इसका नाम चेंज करके? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम आज वर्तमान रूप में यही नाम से संबोधित करते हैं इस पद को। बात करते हैं 1919 की। जानते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम है। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया, वैधानिक कानूनी दर्जा दिया गया। 1935 भारत सरकार अधिनियम ने इस पद को और शक्ति प्रदान की व नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं के उल्लेख के साथ ही भारत के महालेखाकार के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी दिया। कब? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके तहत इस पद को। बात करते हैं 1936
महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व, लेखा परीक्षक के कार्यों का प्रावधान दिया गया। कब तक? 1947 तक कहा गया कि ये अपरिवर्तित रहा। जो उसको एक बार उत्तरदायित्व दे दिए गए हैं, जो लेखा परीक्षक के कार्य का प्रावधान दिया गया, वो कब तक अपरिवर्तित रहे? 1947 तक। ठीक, आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 148, जो आर्टिकल 148 है, उसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान था। कब? 1947 के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आर्टिकल 148 में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। देन 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया। 1971 के अधिनियम ने कैग को केंद्र व राज्य सरकारों के लिए लेखांकन कार्यों से मुक्ति दी गई। कब? 1971 में के अधिनियम में कैग यही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कैग शॉर्ट में बोलते हैं इसे, कैग को केंद्र व राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी दी। 71 में दी गई। किसकी? केंद्र की और केंद्र और राज्य सरकारों के लिए किसकी? लेखांकन और लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी। लेखांकन और लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग की। 1976 में कैग को लेखांकन कार्यों से मुक्ति दी गई। लेखांकन कार्य मतलब अकाउंटिंग के कार्य से मुक्ति दे दी गई। किसको? कैग को। इस कार्य हेतु केंद्र सरकार ने CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की नियुक्ति की। अब यहाँ समझने वाली बात है कि CAG को लेखांकन कार्यों से मुक्ति दी गई, अकाउंटिंग की। किसने? केंद्र ने। तो केंद्र ने उसकी जगह क्या रख लिया? CGA रख लिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। अब केंद्र से इसको हटाया गया, तो उसने CAG की जगह CGA रख लिया। अब ये बात आती है कि राज्य का लेखांकन कौन करता है। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र का लेखांकन कौन करता है, यहाँ से बनता है। एक आता है क्वेश्चन यहीं से, केंद्र का लेखा परीक्षण कौन करता है। एक क्वेश्चन आता है राज्य का लेखा परीक्षण कौन करता है। अब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम देखते हैं जो नाम परिवर्तन का इतिहास है वो कहाँ से कहाँ तक। पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको एक फ्लो चार्ट से हम समझ लेते हैं इजी वे में कि 1857 में जिसका नाम था वो था महालेखा परीक्षक। 1857 में नाम क्या था? महालेखा परीक्षक। 1860 में ये नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया? भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार। वहीं फिर 1866 में दोबारा इसमें चेंजेस हुए और नाम क्या हो गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देन 1884 में इसका नाम क्या हुआ? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो वर्तमान तक यही है। वर्तमान में हम इस पद को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम से ही जानते हैं। तो ये क्या हो गया? इतिहास हो गया CAG के नाम परिवर्तन का। इसी में हम आगे देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। जो ये कैग है इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है। पहले तो अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक, 148 से लेके 151 तक क्या है हमारा? CAG से रिलेटेड अनुच्छेद हैं ये हमारे। तो देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या है और उसके रिलेटेड क्या प्रावधान है। अभी तक जो भी बताया उससे आपका प्री का बहुत सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं वो प्री में आते ही आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। राज्य का लेखांकन कौन करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र का लेखांकन कौन करता है। तीसरा क्वेश्चन, केंद्र का लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग कौन करता है। लास्ट क्वेश्चन, राज्य का
ऑडिटिंग या लेखा परीक्षण कौन करता है? ये क्वेश्चंस अगर क्लियर हो गए तो आपके प्री में अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स आपका पक्का है। देखते हैं हम अनुच्छेद। एक क्वेश्चन और, जो हमारा CGA है वो किस मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? जो CGA है, हमने पीछे पढ़ा CGA के बारे में थोड़ा सा, तो जो CGA है वो किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और किस मंत्रालय के अंतर्गत? ये भी प्री का एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद पे। अनुच्छेद या आर्टिकल्स इंग्लिश में। अनुच्छेद 148 का 1 क्या कहता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कैग की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। हमारा 148 का 1 में ऐसा लिखा है कि जो कैग की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या होगी? नियुक्ति होगी। इसको हटाएगा कौन? तो इसको हटाने का भी प्रावधान इसमें है कि इसको हटाया कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। मतलब जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की रहेगी वही सेम प्रोसेस से हम कैग को भी हटाएंगे। और नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा आर्टिकल 148 का 2, इसमें क्या है? शपथ ग्रहण करने का। तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा कैग को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ किसके समान होगी? जो शपथ के जो शब्द हैं वो क्या होंगे? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होंगे। जैसी शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है वही शपथ हम किसको दिलाई जाएगी? कैग को दिलाई जाएगी। तो उनके समान। 148 का 3 की बात करें, इसमें क्या है? सेवा शर्तें। कुछ सेवा शर्तें कौन करेगा ये तय? संसद तय करेगा कि जो कैग है वो कब तक सेवा देगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें निर्धारित हैं वो कौन करेगा तय? संसद तय करेगा। आर्टिकल 149 में आते हैं हम। कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ। कैग के कर्तव्य क्या होंगे? उसकी शक्तियाँ, उसको पावर्स क्या क्या मिली हैं वो आर्टिकल 149 में है। लेखांक। फिर आर्टिकल 150 पे आते हैं हम। आर्टिकल 150 में संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप। संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप कैग की सलाह पर निर्धारित होगा। जो कैग के ऊपर जो 149 आर्टिकल मैंने बताया अभी, कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले 4 पूछे हैं उसका आंसर इसी आर्टिकल 149 के तहत दिया गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 150 आर्टिकल 150 में क्या है? संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप कैग की सलाह पर निर्धारित होगा। मतलब जो केंद्र है और राज्य हैं उनके जो खातों का, अकाउंट्स का जो प्रारूप एक ड्राफ्ट है वो कैग की सलाह पर ही निर्धारित होगा। जैसे कि अगर हम बैंक में जाते हैं तो हमें एक फॉर्म मिलता है ना, चेक वाला फॉर्म, या फिर हमको अपना डेबिट कार्ड लेना है या ATM कार्ड, तो उसके लिए हमको फॉर्म मिलता है। तो ऐसा ही एक प्रारूप देगा कौन? कैग की सलाह पर एक प्रारूप निर्धारित किया जाएगा। किसके लिए? संघ और राज्यों के लिए। ठीक है, तो संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप कैग की सलाह पर निर्धारित होगा। आर्टिकल 151 में संघ के खातों की रिपोर्ट, संघ के खातों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। किसको सौंपी जाएगी? राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ये हमारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए कैग से रिलेटेड। आगे का जो वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी इसको, उसमें हम इसके आगे के और डिटेल्स कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे यहाँ विराम देते हैं, और धीरे धीरे जैसे ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म होगा आपको अपने सारे इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि इसकी भूमिका क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं डिटेल से। अभी हमने यहाँ सिर्फ थोड़ा थोड़ा जाना, आर्टिकल किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, और कुछ फैक्ट्स कवर किए आज प्री के हिसाब से। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी ये क्वेश्चन 4 हैं इनके पूरे आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और जो 4 क्वेश्चन थे इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसका आंसर पाने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।